हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। सो चलिए, प्रीवियस ईयर यानी कि 2022 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं डी एंड एफ ब्लॉक से। स्पेशली डी एंड एफ ब्लॉक को हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा 2022 प्रीवियस ईयर की बात है। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, इन द फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयन आर कलरलेस। यानी कि आप ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपको D0 या फिर D10 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो ये कंपाउंड कैसा होगा दोस्तों? कलरलेस। कलरलेस क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन जो है वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट। ठीक है। डी डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा, जिसकी वजह से ये कलरलेस शो करेगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, स्कैंडियम 3+ और यहाँ पर जेडियम 3+, सॉरी 2+ है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब आप देखेंगे तो स्कैंडियम का देखिएगा, ये रहा आपका स्कैंडियम, ये हो जाएगा 3D1 4s2। ये सॉरी 3D1 है 4s2। और अगर आप देखोगे तो यहाँ 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से 4s2 से 1 से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब हो गया ये 3D0। जिंक के पास आ जाइए, जेडियन जिंक का आप देखोगे तो 3D10 4s2। ठीक। अब ये है क्या? जिंक +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। तो यहाँ पे अब इसका भी क्या हो गया? 3D10। यानी कि देखिए D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है, जिसकी वजह से ये वाले जो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं D0 D10 ये कलरलेस होते हैं। सो बेसिकली आपका जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखिएगा, द मेटल आयन इन गैसियस स्टेट विथ लोवेस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। स्पिन का मतलब क्या हुआ कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला हो जाता है n इंटू n+2 bm बोर मैग्नेट्रॉन। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। यानी कि जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें कम होगा उसमें कम होगी मैग्नेटिक मोमेंट। तो हमें यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है लोवेस्ट स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसमें कम है उसी की मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये रहा स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम। यानी कि पहले तो हम एक काम करते हैं कि वेनेडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो ये हो जाएगा वेनेडियम का 3D3 4s2, स्कैंडियम टाइटेनियम एंड वेनेडियम। उसके बाद निकिल क्या होता है? 28 होता है। तो इसका जब आप निकिल का लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 3D8 4s2। ठीक है। फिर यहाँ पे कॉपर में आ जाइए, सारे के सारे +2 में है, सॉरी क्रोमियम है, कॉपर नहीं है ये। तो ये हो जाएगा क्रोमियम का 3D5 4s1। और आयरन में क्या हो जाएगा? ये रहा आयरन 26 होता है, तो 3D6 4s2। ठीक है। अब दो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए सब में से। तो दो दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, और यहाँ से निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 3D4। और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये किस में आ गया? 3D6। इधर कितना आया दोस्तों? तो 3D8। इधर आ गया है आपका 3D3। ठीक है। सब में इलेक्ट्रॉन फील करते जाइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको चेक करना पड़ेगा। सो ये रहा आपका डी ऑर्बिटल। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। पहले 3 भरिए, तो यहाँ पे देखिएगा 1 2 3। यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। यहाँ पे अब यहाँ पे 4 भरिए, तो 4 भरोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और उसके बाद 6 वाला भर लीजिए, तो देखिएगा 4 5, ये रहा 6। तो अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 4। और 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे तो 5 6 7 8, यानी 8 आपने भरा, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दोस्तों 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यानी कि जिसमें कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट कम हो जाएगा। यानी कि जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो कौन सा है? निकेल राइट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सिंपल है, उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, चाहे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करिए, आंसर आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों कि 2021 में ऑनलाइन में पूछा गया है ये क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर ऑफ डाइक्रोमेट आयन देयर इज। इन्होंने कुछ ऑप्शन दिए हुए, उससे पहले कि हम लोग डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बना ले और फिर हम कैलकुलेशन या उसके बेसिस पे हम देखेंगे।
तो ये देखिएगा दोस्तों कि ये रहा आपका क्रोमियम, ये रहा ऑक्सीजन, और यहाँ पे एक और क्रोमियम एटम अटैच्ड है। ये रहा ऑक्सीजन कार्बन, सॉरी क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्रोमियम डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पर O माइनस। सिंपली यहाँ पर भी कॉपी पेस्ट होता है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसे ही होता है, ये O माइनस। ये रहा आपका डाइक्रोमेट आयन। इन्होंने बोला क्या, द लीनियर सिमेट्रिकल COOR बॉन्ड। लीनियर सिमेट्रिकल नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वी शेप यानी बेंड शेप का स्ट्रक्चर हो जाता है। तो लीनियर ऑप्शन तो नहीं है, तो ये गलत। अब बात आती है कि दो ऑप्शन ए और सी में लीनियर बोला गया है, यहाँ कहीं लीनियर नहीं दिख रहा आपका स्ट्रक्चर जो है ऐसे बेंड टाइप का या वी शेप का है। यानी कि अब आप क्या करोगे दोस्तों कि पहला स्मार्ट हो गए आप, तो क्या करोगे, पहला और थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वहां पर लीनियर बोला गया है, लीनियर है नहीं, तो आप कट कर दीजिए। अब बात आती है यहाँ पर देखिएगा लीनियर सिमेट्रिकल और यहाँ पे नॉन लीनियर, सॉरी हाँ, नॉन लीनियर और नॉन लीनियर बोला हुआ है, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। ध्यान से सुनिएगा, ये सिमेट्रिकल है क्योंकि अगर यहां से एक मिरर पास करो आप, तो देखोगे दोनों तरफ मिरर इमेज बन रहा है, दोनों सेम साइड, दोनों तरफ सेम एक जैसा ही दिख रहा है, यानी कि सिमेट्री है। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो कौन सा होने वाला है, बी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, जेई मेंस 2021 में इन्होंने बोला हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। हाइड्राइड का मतलब जिनकी साइज थोड़ी बड़ी हो, वो इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे इन्होंने बोला हुआ है the element group 7 8 9 do not form hydride, thus chromium will only form hydride among the following elements। यानी कि आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, यानी कि ग्रुप 7 8। बताता हूं मैं आप लोगों को, सुनिएगा। ये रहा आपका स्कैंडियम, ये रहा आपका स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर उसके बाद से आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये आपका कौन सा ग्रुप हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ये एट्थ, नाइन एंड 10th 11th 12th, ये 12 ग्रुप है डी ब्लॉक के। इन्होंने ध्यान से सुनिएगा 7 8 9, क्या 7, ये रहा आपका 7, ठीक है, 8 और ये 9। ये जो ग्रुप है ना, ये कभी भी इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, दोस्तों यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि मैग्नीज भी है, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, ये कभी भी इंटरस्टिशियल फॉर्म नहीं करेंगे। तो इनके पहले कौन सा हो गया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है, ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म करेगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे ना, जो साइज होती है ना, एटॉमिक साइज इतनी छोटी हो जाती है कि वहां पे पैकिंग अच्छे से होता है, और इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये इंटरस्टिशियल हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पे देखिएगा इन्होंने बोला हुआ है द करेक्ट ऑर्डर फॉलोइंग 3D मेटल ऑक्साइड्स अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्सीडेशन नंबर। यानी कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर के बिहेवियर पे, ऑर्डर पे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पे देखिएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर मेंशन करा हुआ है, तो वो आपको पता करना है। चलिए CrO3 की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्रोमियम है, तो इसको एक्स मान लीजिए, आयरन है, इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, एक्स मान लीजिए। और जब एक्स मान के निकालोगे तो आप देखोगे कि CrO3 में जब आप कैलकुलेट करोगे, तो इनका पहले तो मैं स्ट्रक्चर बनाते चलता हूं। ये देखिए दोस्तों CrO3, इसका x मान लिया तो x इंटू, ध्यान से सुनिएगा, x प्लस ये हो जाएगा -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +6, यानी कि ये रहा आपका +6। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, Fe2O3 है, तो यहाँ पे ये आपका A स्ट्रक्चर है, ठीक है। बी स्ट्रक्चर पे आ जाइए दोस्तों, तो ये आपका Fe2O3, यानी कि यहां पर 2x
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 है ना, तो सॉरी -2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो जो x की वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों, आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आएगी +3। ठीक है। जो थर्ड कंपाउंड है C जो है, वहां पर आप देखिएगा MnO2 है, MnO2। इसका जब कैलकुलेशन मैं ऊपर कर देता हूं, इसको x मानोगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 इंटू 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों, +4। ठीक है। फिर आप सी के बाद आप डी में आ जाइए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, V2O5, V2O5 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मान लीजिए कि ये 2x प्लस यहाँ पे क्या हो गया, 5 इंटू -2 इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +5। ठीक है। तो यहाँ पर ये वेनेडियम +5 में हो गया। और यहाँ पर जब आप निकालोगे ना ई ऑप्शन में Cu2O, तो यहाँ पर जो निकलेगा 2x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +1 आएगा। ठीक है। यानी कि ये देखिए +1 में है, यहाँ पर वेनेडियम +5 में है। कलर चेंज कर देता हूं ताकि और क्लियर हो जाए दोस्तों। ये रहा, आप देखिए +1 में, ये आपका +5 में, ये क्या हो गया, +4 में। यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो है आयरन जो है +3 में है, और ये जो है +6 में। ठीक है। इन्होंने बोला हुआ है कि भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में करिए, तो सबसे ज्यादा यहाँ पर देखोगे कि 6 है, यानी कि ए ऑप्शन। फिर उसके बाद से 5 है, यानी डी ऑप्शन। फिर उसके बाद से 4 है, तो सी ऑप्शन, एंड देन बी ऑप्शन, एंड देन ई ऑप्शन। चेक करिए, सबसे पहले तो आपको ऐसा करना चाहिए था कि 6 आया ना सबसे ज्यादा, तो ए ऑप्शन। सबसे ज्यादा किसका आया, 6 आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ऑप्शन। यानी कि भैया ये डी वाला और सी वाला तो आप हटा ही दो। अब आप क्या होगा, ए के बाद डी आ रहा है, तो इसमें सी आ रहा है और इसमें डी आ रहा है, तो इसको राइट ऑप्शन कर दो, आगे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल थोड़ा सा आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए KMnO4 के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और कि भाई वो डायामैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, उसके रिगार्डिंग भी। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने दो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, और उनसे आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि भाई ये स्टेटमेंट दोनों गलत है कि दोनों सही है। दोनों में से कोई एक गलत है तो दूसरा सही है, या दूसरा सही है तो पहला गलत है, ऐसे करके आपसे पूछा जाएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट में इन्होंने दिया हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट ऑन हीटिंग 573 डिग्री कैल्विन, डिग्री नहीं है कैल्विन, फॉर्म अ पोटेशियम मैग्नेट। यहाँ पे देखिएगा, मैंने पहले से ही रिएक्शन रखा हुआ है। यहाँ पे जब हम KMnO4 को हीट करते हैं ना हाई टेम्परेचर पर, ठीक है, हीट करोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट जो है किस में बना रहा है, पोटेशियम मैग्नेट K2MnO4, ये पोटेशियम मैग्नेट है, और ये आपका क्या, पोटेशियम परमैंगनेट है। ठीक। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, MnO2 प्लस O2 में डिसोसिएट हो रहा है, यानी कि पहला जो रिएक्शन है, स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। पहला स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, वो ट्रू है। ठीक है। फिर आप बात आ जाइए, बोथ पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट आर टेट्राहेड्रल, ठीक है, एंड पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों कि पोटेशियम परमैग्नेट का स्ट्रक्चर मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो KMnO4 माइनस, सॉरी KMnO4 है, अगर K को आप हटा दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये रहा पोटेशियम परमैग्नेट का स्ट्रक्चर है। ठीक है। अब बात करते हैं पोटेशियम मैग्नेट का स्ट्रक्चर। जब आप देखोगे, या इसका स्ट्रक्चर ही ड्रॉ कर देता हूं, ये रहा आपका मैग्नीज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे O-। यहाँ पे आप चेक करोगे कि मैग्नीज जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, और यहाँ पर जो मैग्नीज है ना दोस्तों, वो क्या होगा, तो ये आप भी देख लो कि ये रहा O- और ये O-, ये क्या है, मैग्नेट है, मैग्नेट आयन। और ये जो मैग्नेट आयन है ना, इसका भी sp3 होता है, और इसका भी शेप क्या होता है दोस्तों, sp3 टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और यहाँ पर ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है दोस्तों, तो ये +6 कर रहा है। ठीक है, +6 करता है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है कि 3d1, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है दोस्तों, पैरा
मैग्नेटिक हो जाता है, और ये वाला जो स्ट्रक्चर हो जाता है वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो अंदर वाले सेल तो सारे के सारे पेयर्ड होंगे कि नहीं होंगे, तो ये हो जाएगा आपका D0। और उसके बाद आर्गन का आप देखोगे तो आर्गन में सारे के सारे पेयर्ड होते हैं, इसलिए ये डायामैग्नेटिक हो जाता है। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे होता क्या रीजन कि सेकेंड स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स हो जाता है। ऑप्शन चेक करिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका क्या हो गया, राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा कि 2021 में ही पूछा हुआ है कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज से, कि डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट जो है वो कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होता है कि वेरिएबल बैलेंस शो कर सकते हैं, एम्प्टी वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, इन्होंने बोला हुआ है कि द विच ऑफ द फॉलोइंग लिंडलार कैटलिस्ट, लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है, पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड चारकोल, यानी कि पैलेडियम मेटल, जिंक ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि ए ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पे देखिएगा ये जो पैलेडियम है ना, PD/BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट से ये लोग क्या कर देते हैं उसको, पैलेडियम, मान लीजिए पैलेडियम मेटल है, इसमें पोर्स है, ये छोटे छोटे पोर्स हैं, तो उसमें पैलेडियम में BaSO4 क्या कर देते हैं कि BaSO4 को एब्जॉर्ब करा देते हैं ताकि इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाए। और वो कैसा काम करता है दोस्तों, लिंडलार कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो इसमें मेटल कौन सा है, पैलेडियम, तो इन्होंने बोला है पार्शियली डीएक्टिवेटेड पैलेडाइज्ड। BaSO4 से हमने क्या करा, डीएक्टिवेट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्या बोला हुआ है, अगले क्वेश्चन में 2020 में पूछा हुआ है कि द सेट दैट कंटेन्स एटॉमिक नंबर ऑफ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट, कि भैया सिर्फ ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब आप लोगों से मैं बताता हूँ, सुनिएगा, यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट की हम बात करेंगे, तो भैया जो 3D सीरीज होती है वो 21 से कहां तक जाती है, 30। 4D सीरीज जो होता है दोस्तों वो कहां से जाता है, आई थिंक 38, 39 या 38 से कहां जाता है, 48 तक। ठीक है, 39 से 48 तक जाता है। 5D सीरीज में आपको जाना है, तो वहां पे 5D सीरीज में आप देखोगे कि एक होता है आपका 57, और उसके बाद से शुरू कहाँ होता है, 72 से शुरू होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या दोस्तों, अब इसमें आप चेक करिए, तो सबसे पहले ऑप्शन में आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिए 21, 32, 53, 64, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 64 कहीं है ही नहीं इसके रेंज में, और ना ही 53 है, तो हटा दीजिए। 9 तो आता ही नहीं है, ऑब्वियसली 21 से ही शुरू होता है, तो स्मार्ट आदमी होगा तो बोलेगा 9 वाला तो एकदम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 64 भी नहीं होता है, क्योंकि 64 का कहीं लॉट ही नहीं होता है। 64 वाला कहाँ आ जाता है, वो F ब्लॉक में आ जाता है। अब आ जाइए डी ऑप्शन में, 21 ऑब्वियसली 21 की रेंज में आ रहा है। 25 वो तो 3D में ही आ रहा है 30 तक। 42 तो आप देख लो, 39 से 48 के बीच में 42 आता है, और 72 के बाद से आपका शुरू होता है 80 तक, तो वो भी आपका इसी रेंज में है, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका क्या है, राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है, वंस अगेन इंटरस्टिशियल कंपाउंड से पूछा हुआ है, द स्टेटमेंट दैट इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनकरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़े बहुत याद होने चाहिए कि भाई जो इंटरस्टिशियल वॉइड स्पेस होता है उसे क्या हो जाता है, कुछ एलिमेंट, स्मॉलर एलिमेंट जो है ट्रैप हो जाते हैं और वो कंपाउंड बनाते हैं, जिसकी वजह से उनकी कंडक्टिविटी भी बढ़ती है, मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों मेटल्स या जितने भी मेटल्स होते हैं उसको टाइटली होल्ड करके रखता है, और ये वेरी हार्ड हो जाता है। आप समझ गए, तो यानी कि लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में कोई चेंजेस नहीं करते हैं, तो यानी कि इन्होंने जो इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, यानी कि राइट ऑप्शन जो है आपका वो ए राइट ऑप्शन है। इनको मैंने ये सारे के सारे तो आपके ये रहेंगे। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा होगा, याद रखिएगा, करेक्ट नहीं। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। यहां पर देखिएगा इन्होंने पूछा हुआ कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ज्यादातर लोग करेक्ट करके आ जाते हैं, बाद में पता चलता है ओह ये तो इनकरेक्ट था। हाँ, इनकरेक्ट स्टेटमेंट में जब आप चेक करोगे तो यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट ब्रॉन्ज इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ये भी सही है, यानी कि ये तो आपका ऑप्शन नहीं है, वो एलॉय तो है उसका। बी में कास्ट आयरन इज यूज मैन्युफैक्चर रॉट आयरन, ये भी सही है। जर्मन सिल्वर इज एलॉय ऑफ जिंक,
कॉपर एंड निकल, यानी कि ये भी सही है। आप डी ऑप्शन में चेक करके देखिए, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड निकल, यानी कि ये गलत है। यहाँ पे कॉपर और शायद क्या होता है, टिन होता है। ठीक है, आई थिंक एक बार चेक कर लेता हूं मैं। होता है ब्रॉस जो है कॉपर, नहीं 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 नहीं, कॉपर टिन नहीं होता है दोस्तों। कॉपर प्लस क्या हो जाता है, जिंक हो जाता है, निकल नहीं होता है, यानी कि इनकरेक्ट ऑप्शन जो है आपका वो डी ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिएगा, इन्होंने पूछा हुआ है द थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज मिनिमम फॉर, यानी कि आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भैया जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकले ना, तो वो क्या हो, इनर्ट, यानी कि हाफ फील्ड हो जाए चाहे फुल फील्ड हो जाए, तो उस केस में ना उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कम रहेगी, क्योंकि वो आसानी से स्टेबल हो रहा है। अब आ जाइए, यहाँ पे देखिएगा, मैग्नीज में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3d5 4s2। कोबाल्ट में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, 3d7 दोस्तों 4s2। निकिल में क्या हो जाएगा, 3d8 4s2। और आयरन में आप देखोगे तो 3d6 4s2। अब बताइए, यहां से दो तीन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बचा क्या यहाँ पर, 3d6। ये भी हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो आसानी से कोई मिनिमम एनर्जी नहीं होगी। यहाँ पर भी आप देखो, तीन इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो बचेगा क्या आपको, 3d6, ये भी नहीं है। यहां से भी आप थर्ड, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, तो थर्ड में आप देखिए कि यहां से निकालोगे तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से, तो ये क्या हो गया, ये 3d4 हो गया, ये भी स्टेबल की तरफ नहीं जा रहा। लेकिन आयरन में आप चेक करोगे ना, तो देखिए दो इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएगा आसानी से, लेकिन जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे ना, तो वो 3d5 हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, यानी कि थर्ड इलेक्ट्रॉन और आसानी से निकलेगा। कहेगा भैया तू जा जल्दी से, मुझे हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, यानी कि उसके लिए थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, मिनिमम होगी, यानी कि डी जो है ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब आप आओगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखोगे कि कंसीडर द हाइड्रेट आयन ऑफ Ti2 plus V2 plus and Ti3 plus and scandium 3 plus। इन्होंने बोला हुआ है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए दोस्तों, कॉपी पेन उठाइए और साथ में आप लोग भी सॉल्व करते रहिएगा। ये रहा टाइटेनियम, ये रहा सबसे पहले तो ऐसे लिख देते हैं भैया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, फिर यहाँ पर क्या है आपका, वेनेडियम है। इन्होंने स्कैंडियम आप देखोगे 3d, क्या लिखा हुआ है दोस्तों, 3d1 4s2। फिर टाइटेनियम में यहाँ पे देखोगे कि स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम आता है, तो ये हो जाएगा 3d2 4s2। और वेनेडियम में भी आप चेक कर लीजिए, तो वेनेडियम में क्या होता है दोस्तों, स्कैंडियम टाइटेनियम एंड वेनेडियम, सॉरी स्कैंडियम टाइटेनियम, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 3d2 हो जाएगा। और वेनेडियम में स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम, यानी कि 3d3। ठीक है, 4s2। इन्होंने पूछा क्या है कि दो आयन से स्कैंडियम 3 प्लस दिया हुआ है। अब बताइए, यहां से स्कैंडियम 3 प्लस करूंगा तो क्या तीन इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो d0, d0 यानी कि सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा दोस्तों, है ही नहीं वहां पे। स्टेनियम टाइटेनियम के बाद आ जाइए, तो टाइटेनियम में भी आपके दो आयंस दिए हुए हैं। पहला आयंस कौन सा दिया हुआ है दोस्तों, Ti2 प्लस, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3d2। और अगर मान लीजिए कि तीन इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे एक और आयन दिया हुआ है टाइटेनियम 3 प्लस, देख रहे हो ना, टाइटेनियम 2 प्लस भी दिया हुआ है और टाइटेनियम 3 प्लस भी। तो 3 प्लस में निकालोगे तो दो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गए, डी में से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, 3d1। अब आ जाइए आप वेनेडियम में, वेनेडियम 2 प्लस की बात करते हैं दोस्तों। तो वेनेडियम 2 प्लस में यानी कि 4s से दो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो आपको मिलेगा क्या, 3d3। वेनेडियम 2 प्लस यानी कि 3d3। अब बताइए कि ये 3d3 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वेनेडियम में सबसे ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, वेनेडियम 2 प्लस। फिर उसके बाद से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में ज्यादा है, टाइटेनियम 2 प्लस। फिर उसके बाद से आप देखोगे कि टाइटेनियम 3 प्लस एंड सबसे लास्ट वन क्या हो जाएगा, स्कैंडियम 3 प्लस। जो आपका ऑप्शन होगा सबसे कम देखिएगा, स्कैंडियम 3 प्लस, डी ऑप्शन आप चेक करिए इसमें,
डी ऑप्शन स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम 3+, फिर टाइटेनियम 2+ एंड वेनेडियम 2+, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो आपका डी ऑप्शन। ठीक है, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जस्ट 1 सेकेंड, लैपटॉप की बैटरी लो हो गई यार, चाल में लगा देता हूं मैं। ठीक है, सॉरी 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 इंटरप्शन के लिए। ये होने वाला। ठीक है, सो डन हो गया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जिसमें सबसे कम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट सबसे कम होगा, यानी कि यहाँ पर 0 है तो इसका कम, यहाँ पे 1 है तो थोड़ा उससे ज्यादा, 2 इलेक्ट्रॉन है तो उससे ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन है तो सबसे ज्यादा, और यही ऑर्डर हो गया आपका। आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है दोस्तों कि द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इन यूनिट ऑफ बोर मैग्नेटॉन Ni2+ in aqueous solutions would be atomic number। aqueous solution है तो कोई पेयरिंग वेयरिंग नहीं होगी। सो सीधा आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आप देख सकते हो Ni2+। हाँ हाँ, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आएगा पेयरिंग का, Ni2+। ठीक है, सबसे पहले तो आप Ni2+ और H2O, एक्वस है तो ऑब्वियसली Ni2+ में जो है ना, एक्वस जो होता है वो आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करता है। सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d8 4s2। अब 2+ है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिएगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 3d8। और हो क्या रहा है दोस्तों कि यहाँ पर एक्वस के केस में क्या है ना कि आपका जो, अगर वाटर लिगेंड है तो आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, और यहाँ पर पेयरिंग होगा। और जब पेयरिंग होगा दोस्तों तो आप देखोगे यहाँ पर कि हम 8 इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमने क्या करा, 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया D8। लेकिन होता क्या है कि ये जो H2O है Ni2+, याद रखिएगा Ni2+, स्पेशली Ni2+ के लिए कि ये वाटर मॉलिक्यूल जो है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, तो ये पेयर्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ आ जाएगा, वापस यहाँ पर, और ये पेयर्ड हो गया। और जैसे ही ये पेयर्ड हो गया ना दोस्तों, तो पेयर होने का मतलब कि अब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 0 हो गया। और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया आपका, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आएगा दोस्तों वो क्या निकल के आएगा, 0। सो आपका जो राइट ऑप्शन है वो सी ऑप्शन है। ठीक है, सो चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, चेक ही कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक काम करते हैं कि एक जो क्वेश्चन था, अभी हमने जो कॉन्सेप्ट देखा है उसमें थोड़ी सी गलती हो गई है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। कि ये जो वाटर है ना, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा यहाँ पे, वो दूसरे आयंस के केस में करता है। सो यहाँ पे ये 3d8 कॉन्फ़िगरेशन है, और आप यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सिंपली फील कर दीजिए, 1 2 3 4 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू निकल के आएगी वो दोस्तों क्या आएगी, n की वैल्यू 2 निकल के आएगी। तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो 2 पॉइंट समथिंग होगा, क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि जो राइट ऑप्शन है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, 2.84। ठीक है, चलिए वहां पर ये सॉरी इसके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि इस आयन में क्रोमियम के केस में शायद स्ट्रॉन्ग फील्ड बिहेव करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस हैज मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट। मैक्सिमम मैग्नेटिक मोमेंट का क्या कहने का मतलब है दोस्तों कि उसमें ना सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी कि अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं तो ध्यान से सुनिएगा, स्कैंड सॉरी मैग्नीज में Mn2+ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं यहीं पर लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 3d5 4s2। आयरन का अगर मैं लिखता हूं
ऑक्सीडेशन स्टेट का नहीं लिख रहा, सिर्फ मैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ। 3d6 4s2। क्रोमियम में क्या हो जाएगा? 3d5, सॉरी हाँ 3d5 4s1। और यहाँ पे स्कैंडियम टाइटेनियम में आप देख लीजिएगा कि स्कैंडियम एंड टाइटेनियम यानी कि ये हो गया 3d2 4s2। सारे के सारे +2 कॉन्फ़िगरेशन के हैं, तो दो दो इलेक्ट्रॉन आपको निकालने पड़ेंगे। यानी कि दोस्तों यहां से निकल गया ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, यहां से भी 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? बदल जाएगा दोस्तों 3d4। किस में बदल जाएगा? 3d4। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 5 यहाँ पर 6 है, यानी कि एक पेयर्ड हो जाएगा। छठा भरोगे, जैसे छठा इलेक्ट्रॉन भरोगे तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2। लेकिन मैग्नीज 2 प्लस के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आने वाला है? 5। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैग्नीज के केस में सबसे ज्यादा है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट भी इसका क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है। चलिए सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां पर भी आप देखिएगा क्वेश्चन, ये भी जेई मेंस सॉरी 2020 में पूछा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात कर रहा है, याद रखिएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करेगा। सो यहाँ पर होता क्या है कि मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर टेट्राहेड्रल। मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूं कि भाई मैग्नेट और पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये रहा मैग्नीज, यहाँ पर ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये O माइनस। ये तो आपका जो है पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है दोस्तों? पर मैग्नेट। और यहाँ पे मैग्नेट का देखोगे तो ये रहा मैग्नीज, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन सॉरी मैग्नीज सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज। ध्यान से सुनिएगा, इनका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दिखा देता हूं आप लोगों को कि ये रहा पर मैग्नेट का स्ट्रक्चर और ये रहा आपका मैग्नेट का स्ट्रक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो सिग्मा बॉन्ड कितने अटैच्ड है यहाँ पर? तो ऑब्वियसली 4 सिग्मा बॉन्ड। लोन पेयर मैग्नीज के पास कितना है? 0, यानी कि sp3। सिंपली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? sp3। तो ये दोनों टेट्राहेड्रल है, यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है, यानी कि सही है, इसका मतलब कि इनका ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं है। अब बात करते हैं बी ऑप्शन में, आप आ जाओगे तो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? यहाँ पे देखिएगा द मैग्नेट पर मैग्नेट आयन पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस ड्यू टू पी ऑर्बिटल ऑक्सीजन एंड डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। ओबियसली यहाँ पे डी ऑर्बिटल एम्प्टी होता है, सॉरी एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको दे करके क्या बना देता है? पाई बॉन्ड बना देता है। यानी ये भी ऑप्शन जो है आपका राइट ऑप्शन है, मतलब जो ये स्टेटमेंट है वो राइट है। अब बात करते हैं कि मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन आर पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, डी ऑप्शन आप चेक कर लीजिए। तो मैग्नेट आयन ग्रीन कलर, हमने देखा ही है कि मैग्नेट आयन जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, और पोटेशियम परमैग्नेट जो है, परमैग्नेट जो होता है वो पर्पल कलर का होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। क्या होता है? सॉरी, लिगेंड टू मेटल ct यानी कि चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये कलरफुल शो करते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो जो सबसे आखिरी वाला स्टेटमेंट बच गया है वो क्या हो गया आपका दोस्तों? राइट ऑप्शन। क्योंकि मैग्नेट और परमैग्नेट दोनों पैरामैग्नेटिक नहीं होते, एक डायामैग्नेटिक होता है और एक पैरामैग्नेटिक होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सो ये रहा आपका जेई मेंस 2020 में ही पूछा हुआ है। 2020 में इन्होंने कुछ न्यूमेरिकल टाइप आंसर्स पूछे हुए हैं। कैसे दोस्तों? न्यूमेरिकल टाइप्स। न्यूमेरिकल टाइप में इन्होंने क्या दिया हुआ है कि देखिए भाई, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ट्रांजिशन मेटल एटम इन K2Cr2O7, KMnO4 और K2FeO4 में रिस्पेक्टिवली एक्स वाई जेड, द सम ऑफ द एक्स वाई जेड। यानी कि जो ट्रांजिशन मेटल है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और जो आएगा वही न्यूमेरिक टाइप आंसर है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अब ध्यान से सुनिएगा, K2Cr2O7 का, यहां से आप K2Cr2O7 का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो मान लीजिए कि पोटेशियम का बॉन्ड होता है, तो 2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x, क्रोमियम को आप x मान लीजिए तो 2x
प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का -2, तो 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इक्वल टू 0, क्योंकि पूरे मॉलिक्यूल्स पे चार्ज क्या है 0। एक्स की वैल्यू जब आप निकालोगे तो ये 14, 12, यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, +6। तो x की वैल्यू तो आपको कितनी आ गई, 6 आ गई। +6 को आप 6 लीजिए, प्लस y यानी कि KMnO4 में निकालोगे, KMnO4, यहां से क्या हुआ कि पोटेशियम का 1 प्लस मैग्नीज का x मान लीजिए प्लस, और ऑक्सीजन का -2 इंटू 4 इक्वल टू 0। यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी दोस्तों, +7। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 8 -8 +1, तो ये हो गया -7, इधर जाएगा +7, तो ये 7 हो गया, यानी y, सॉरी ये y होगा, इसको y मान लिया करिए आप, तो ये y हो गया, तो ये हो गया है आपका +7। प्लस जेड की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे जो आयरन है ना, K2Fe4, यहाँ पे ना सॉरी जेड मान लीजिए इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब यहाँ पे निकालोगे तो एक पोटेशियम का +1, तो 2 पोटेशियम है, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस जेड, और यहाँ पे क्या हो गया है आपका, इसको भी वाई कर लीजिए आप, जेड प्लस -2, एक ऑक्सीजन का, तो 4 ऑक्सीजन इक्वल टू 0। सो यहाँ पे ये 2 है, जेड है, आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो जेड की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, +6। ठीक है, +6 आ गया, यानी ये रहा आपका +6। तो यहाँ पे कितना हो गया बताइए, ये जो आप पूरा ऐड करोगे तो 19 आएगा, और जो ऑप्शन में न्यूमेरिक टाइप ऑप्शन में आंसर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे दोस्तों, 19। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को भी मिला करके। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज के सेशन का। ये यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, वो बताइएगा आप लोग। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में। द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन, टोटल टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन क्रोमियम एंड ऑक्सीजन एटम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, क्या, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन। चलिए स्ट्रक्चर बनाता हूं, क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो ये रहा आपका क्रोमियम दोस्तों, ये रहा आपका ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CrO4- होता है। तो ये हो गया आपका ये, और यहाँ पर O-। यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि चार्ज की वजह से रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस होता है तो इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा भाई, क्रोमियम में ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे कितने चार्ज हो गए, एक बॉन्ड जो है, अब देखिए ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीजन और क्रोमियम में ये एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 1 2 3 4। क्रोमेट में यहां पर 4 हो गया, और टोटल पूछा हुआ है ना नंबर ऑफ बॉन्ड क्रोमियम और ऑक्सीजन का, तो डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर बना लीजिए आप। तो ये रहा क्रोमियम ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, यहां पर भी ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। एक्चुअली ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड होगा, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये माइनस, ये माइनस, लेकिन निगेटिव की होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड रेजोनेंस में आ जाएगा, जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, और ये फिर ऐसे हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे बताइए इस क्रोमियम में कितने हैं, 4। सिमेट्री यहाँ पे, तो इस क्रोमियम में कितने हैं, 4, यानी कि 4 + 4 + 4, यानी कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट में जब आप टोटल नंबर ऑफ क्रोमियम ऑक्सीजन बॉन्ड ऐड करोगे तो आपको कितने आएंगे, 4 + 4 + 4, यानी कि टोटल जो है 12 बॉन्ड आएंगे। सो आपका जो न्यूमेरिक टाइप आंसर आप क्या फील करोगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।